रीतमपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। वहां के लोग बहुत ईमानदार और नेक दिल के थे। वो एक छोटा सा गांव था और वहां के लोगों का रहन सहन भी बहुत साधारण सा था। गांव के सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। जब भी किसी एक को कोई समस्या आती तो वे सारे लोग मिलकर उनकी समस्या सुलझाते। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहा करती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम किशन था, मगर किशन एक बार बाहर काम करने गया तो वो वहीं रह गया और उसने शादी करके अपना घर वहीं बसा लिया था। नैना अपने माँ पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गांव में ही रहकर काम किया करती थी ताकि उसका और उसके परिवार का गुजारा हो सके। आखिर कब तक हमारी बेटी हमारा जीवन पालन करने की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? हमें उसकी भी तो शादी करानी होगी। हमारा बेटा हमें छोड़ दिया, इस वजह से हम अपनी बेटी का तो जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूर खड़ी नैना ये सारी बातें सुन रही थी। माँ पिताजी, आप दोनों परेशान ना हो। अगर आप दोनों यही चाहते कि मेरी शादी हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। और रही बात पैसों की, तो भैया रोज मुझे शहर बुलाते हैं। मैं एक दिन वहां जाकर उनसे मिलकर अपनी शादी के लिए पैसे ले आऊंगी। नैना की ये बात उसके माता पिता मान जाते हैं, मगर नैना बस उनकी परेशानी कम करने के लिए ये सब कह देती है। उसे शहर जाकर अपने भैया से एक भी पैसा मांगने का मन नहीं होता है। नैना गांव में यही सब सोचती हुई घूम रही थी। तभी उसका दोस्त राजीव वहां आ जाता है। क्या हुआ नैना? तुम आज बहुत चिंतित दिख रही हो। कब से तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ ना कुछ सोचकर तुम परेशान हुए जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। नैना राजीव को सारी बातें बता देती है। अब तुम ही बताओ राजीव, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी समस्या भी दूर हो जाए और मुझे अपने भैया से पैसे मांगने भी नहीं पड़े। अब इसका तो मुझे एक ही उपाय नजर आ रहा है। मुझे काफी पैसों की जरूरत है। तुम्हें काफी पैसों की जरूरत है तो तुम्हें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो इस गांव में किसी ने नहीं किया हो। तभी जाकर तुम्हें शायद इतने पैसे जमा करने में मदद हो सकती है। नैना राजीव की बातों पर काफी सोचने लगती है और हर जगह कुछ नई चीजें ढूंढती रहती है, पर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिलता जो गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया हो। नैना फिर राजीव के पास जाती है। राजीव, लगातार 3 दिनों से मैं हर वो काम देख रही जो यहाँ गांव में किसी ने नहीं किया हो। आखिर मैं खुद के लिए कैसे कोई चीज ढूंढूं? तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर जाकर कोई चीज ढूंढनी होगी। तुम एक काम करो, अपने भैया से सिर्फ मिलने के लिए उनके घर जाओ और वहां शहर में कोई ऐसा काम ढूंढो जो तुमने यहाँ किसी को करते नहीं देखा, और फिर यहाँ उस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। देखना, सब तुम्हारी चीजें खरीदने आएंगे और ऐसे में तुम्हें अपने भैया से पैसे भी नहीं मांगना पड़ेगा। नैना अगले ही दिन शहर अपने भैया के घर चली जाती है। आओ बहन, मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था। और बताओ, शहर कैसा लग रहा है तुम्हें? सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर हो सके तो आप मुझे बाहर घुमाने ले चलेंगे? क्यों नहीं, हम सब शाम को घूमने जाएंगे। नैना ने सोचा वो घूमने के बहाने बाहर जाएगी और कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ एकदम नई नई चीज थी। नैना को कुछ भी समझ नहीं आया। वो वापस घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं गांव जाकर क्या करूंगी? तभी किशन की पत्नी नैना के लिए केक लेके आती है। नैना, मुझे याद है तुझे मीठी चीजें कितनी पसंद आती थी। ये फ्लेवर वाली केक खाकर देख। गांव वालों ने तो कभी ऐसी कोई केक देखा भी नहीं होगा। नैना ये सुनते ही उस केक को खा लेती है। उसकी स्वाद उसे बहुत पसंद आती है। वाह भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या इसे भाभी ने बनाया है? हाँ, तेरी भाभी को ये सब बनाना बहुत पसंद है। वाह भाभी, क्या आप मुझे भी ये बनाना सिखाएंगी? मैं सिखा तो देती, पर तुम्हें ना हमारे किचन के सामान इस्तेमाल करने आते हैं और ना ही तुम्हें ओवन चलाना आता। अब मैं तुम्हें क्या क्या सिखाऊं? क्यों परेशान हो रही हो नैना? तुम्हें जितना खाने का मन है तुम खा लो
और पैक करके घर भी ले जाओ। ये सब सीखने की क्या जरूरत है? नैना भैया और भाभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और जाने की तैयारी करने लगती है। जब नैना वापस जाने लगती है तभी वहां किशन का बेटा आकर नैना को एक बड़े डब्बे में केक भरकर दे देता है। नैना वहां से जाने लगती है। वो बहुत उदास होकर स्टेशन पर बैठ रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाते हैं। नैना को इतना परेशान देख वो उसकी कारण जानना चाहते, पर नैना उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी नैना की नज़र गरीब बच्चों पर पड़ती है जो कचरे में से खाना निकाल रहे होते हैं। नैना उनके पास जाती है और उनके केक उन्हें खिला देती है। ये देख वो बुजुर्ग आदमी नैना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो ट्रेन में नैना के साथ ही वाले सीट पर बैठे हुए थे और वापस से उसकी परेशानी पूछने पर नैना उन्हें सब बता देती है। बस इतनी सी बात? तुम कुछ सीखना चाह रही हो और तुम्हें कोई लोग सिखा नहीं रहे। ये लो, एक किताब है, इसमें जो जो लिखा है बस वैसे ही पढ़ते जाना, तुम्हारी केक बनके तैयार हो जाएगी। नैना उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर आ जाती है। घर आकर वो उदास बैठी रहती थी। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार उस किताब की इस्तेमाल किया जाए। नैना ने अपने किचन में बैठकर उस किताब में केक बनाने की विधि को पढ़ने लगती है। जैसे ही उसने विधि पढ़ी उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा केक तैयार था। ये कैसे हुआ? आखिर ये केक बना कैसे? वो भागती हुई राजीव के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। जरूर वो कोई आम आदमी नहीं होगा। राजीव उस किताब को देखने लगता, तभी उसमें से एक चिट्ठी गिरती है। उसमें लिखा हुआ था, नैना तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो। मैंने तुम्हें उन बच्चों को अपना केक खिलाते हुए देखा और मैं तुम्हें अपना ये जादुई केक बनाने वाला किताब दे रहा हूँ। अब तुम्हें कभी किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें कैसे केक चाहिए इस किताब को बताओ, वो तुम्हें बिल्कुल वैसा केक बना के देगा। ये पढ़ते ही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और नैना पूरे गांव में सभी को नए नए प्रकार के केक बनाकर बेचा करती थी। उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। नैना को महसूस होता है राजीव ही वही सही लड़का है जिससे उसे शादी करना चाहिए। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब दोनों मिलकर जादुई केक बनाते और गांव शहर दोनों जगह बेचा करते थे। नैना और राजीव दोनों ने मिलकर अब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। राजीव चलो हम ऐसे जगह चलते हैं जहाँ केक बनाना सिखाते हो। मैं खुद केक बनाना सीखना चाहती हूँ। अब तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं कहीं बाहर जाकर ये सीख सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नैना केक बनाना सीखने लगती है और अब वो खुद से बिना किताब की मदद से ही स्वादिष्ट केक बना लिया करती थी। नैना उस किताब की मदद लेना बंद कर देती है और अब खुद ही बहुत स्वादिष्ट केक बनाकर बेचा करती थी। उसने कुछ लोगों को अपने साथ काम पर भी रख लिया था। अरविंद भैया दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे धीरज, वो भी इतनी रात को, बात क्या है? भैया आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ। ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है। अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रहने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर धीरज वहां से चला गया। अरविंद एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी। कई साल पहले अरविंद भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने वहां उसे रहने नहीं दिया। मजबूर होकर अरविंद को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए हैं यहाँ। ऐसा मत कहो, हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? विशाखा, तुम बस अपना मन मजबूत रखो
बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर अरविंद बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों में से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और अरविंद की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी। बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ अरविंद की झोपड़ी ही सही सलामत थी। विशाखा, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकड़ोगे चूल्हे पर चढ़ाने के लिए? कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक लाल भुट्टा रखा है जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। और तो और न जाने क्यों ये लाल हो गया है। अब क्या होगा? उदास होकर अरविंद अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान को हाथ जोड़कर याद करने लग गया। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए, फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं धीरज, ऐसा मत कहो। तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस एक लाल भुट्टा ही है। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा मत करो। तुमने हमें आश्रय दिया, ये क्या कम बड़ी बात है भैया। और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। धीरज की बातों ने अरविंद को बड़ी हिम्मत दी और वो उस पर लाल भुट्टे को देखते हुए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है। लाओ, वो लाल भुट्टा मुझे दे दो। मुझे कम से कम अपनी औलाद के साथ कुछ बच्चों का पेट तो भर लेने दो। लाल भुट्टे को आग में सेंकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। मेरी बूढ़ी माँ ने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वहाँ पर हर किसी को अपने परिवार के लिए खाना चाहिए था। उनके ये सब बातें सुनकर विशाखा का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही लाल भुट्टे की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, ये कैसे? अजी सुनते हो? यहाँ आओ तो जल्दी। क्या हुआ विशाखा? ये देखो, राजू के साथ साथ सभी बच्चों ने पेट भरकर लाल भुट्टा खाया और फिर भी इसमें एक दाना भी कम नहीं हुआ। विशाखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अरविंद सब समझ गया था। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद अरविंद ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर जादुई लाल भुट्टा खिलाया। इसके बावजूद जादुई लाल भुट्टा जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग अरविंद को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे हो रहा था, लेकिन अरविंद के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई लाल भुट्टे से जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की, अरविंद अब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी ये तरक्की हर किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है धीरज, ऐसा मुंह फुलाकर क्यों बैठा हो? क्या करूं मैं, रात दिन भगवान की पूजा की मैंने, फल उस अरविंद को मिल रहा है। देखो ना, उस जादुई लाल भुट्टे के दम पर कैसे धनवान हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस मैं ये सब और नहीं देख सकता। वैसे तो सामने से धीरज हमेशा अरविंद को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में ये सब बस एक दिखावा ही था। उसे अरविंद की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई लाल भुट्टे को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव अरविंद के घर में घुसा और चुपचाप उस लाल भुट्टे को ही अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन वो उस बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता उससे पहले ही वो उसके हाथों से छूट गया। लाल भुट्टा के गिरने की आवाज से अरविंद और विशाखा की आंख खुल गई और ये देखकर धीरज बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। विशाखा, क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अच्छा, और जरा एक बार जादुई लाल भुट्टे को देखना। देखो, भुट्टा तो है ना? हाँ, यहाँ तो पूरा भरा हुआ है।
बिल्कुल पहले की तरह। विशाखा की बात सुनकर अरविंद ने एक बार फिर सर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और फिर वो दोनों चैन की नींद से सो गए। घर में कई दिनों से पैसे को लेकर रमेश और लीला के बीच में तकझक होती रहती थी। लीला कोठियों में काम करती थी, रमेश साइकिल की दुकान पर काम करता था। घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था। एक दिन, लीला, वो लीला, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे सुनोगी तो तुम भी शोर मचाने लगोगी। अरे बताओगे भी कि पहेलियां ही बुझाओगे? मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। क्या कह रहे हो? सच्ची? हाँ सच्ची, पूरे 1000 रुपए बढ़ जाएंगे। पर एक मुश्किल है। वो क्या? अब से अक्सर मुझे दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा। क्यों? काम ही ऐसा है, पैसे ऐसे ही थोड़े बढ़ते हैं। साइकिल की दुकान है ना, तो वो लोग हर महीने साइकिल की रेस आयोजित करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। दोनों खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। खर्च बढ़ गया। लीला का काम बढ़ गया था। अब वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन, तुम तो हमेशा बाहर चले जाते हो। मुझे घर का सारा काम और बच्चा दोनों देखना पड़ता है। मैं सारे दिन काम करके थक जाती हूँ। इतने पैसे में गुजारा भी नहीं होता है। क्या करूं? नौकरी छोड़कर तुम्हारी गुलामी करूं? अब अक्सर दोनों के झगड़े का अंत मारपीट में तब्दील होता जाता था। रोज रोज की चीख चीख से तंग आकर एक दिन रमेश ने अपने सारी जरूरी सामान उठाए और घर छोड़कर निकल गया। रात में जब वो नहीं आया तो, अम्मा अभी तक नहीं आया, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? तू रुक, मैं उसके दोस्त मुरली के पास जाकर उससे पूछती हूँ। वो भी तो उसी के साथ काम करता है ना। उसकी सास वापस आई तो, अम्मा कुछ पता चला? नहीं, मुरली कह रहा था कि वो तो आज दुकान आया ही नहीं था। क्या? कहाँ गया होगा वो? अम्मा तुम मुन्ना को पकड़ो, मैं थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आती हूँ। अरे बावली रुक जा, कल सुबह तक आ जाएगा। कहाँ जाएगा? किसी साथी दोस्त के पास रुक गया होगा। रात भर दोनों इंतजार करती रही, पर सुबह तक रमेश नहीं आया। लीला की रोते रोते आंखें सूज गई थी। अम्मा कहीं मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? दिन रात तो दोनों झगड़ते रहते हो। आदमी दिन भर काम करके आता है तो शांति चाहता है। जब घर में शांति नहीं मिलती तो बाहर शांति ढूंढता है। अम्मा क्या आदमी को ही शांति चाहिए? औरत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हम गरीबों को ही अपने घर की शांति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। बच्चों को पालने के लिए औरत बेचारी हर तरह का दुख सहती है, पर आदमी हमेशा गैर जिम्मेदार ही होते हैं, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर देख लो, फिर जाना थाने। लगभग आधे घंटे बाद ही रमेश किसी आदमी के साथ लंगड़ाते हुए आ गया। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसको देखते ही, क्या हुआ तुम्हें? कल जाते समय मेरी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई थी। मुझे अस्पताल ले गए थे, आज छोड़ दिया, तब मैं घर आया हूँ। उफ़ो, कल से हम लोग परेशान हो गए। मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। शाम को मुरली आ गया। रमेश, ओ रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ? मैंने सुना तेरी नौकरी चली गई। धीरे बोल, मेरी बीवी सुन लेगी। नौकरी का क्या है, दूसरा मिल जाएगी। पर इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश ने पहले वाली ही सारी बातें दोहरा दी। मुरली चला गया। थोड़ी देर में ही लीला काम से वापस आई। मैंने सुना तुम्हारी नौकरी चली गई और ये सारी चोट मारपीट से लगी है। तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नशे में धूत होकर तुमने झगड़ा किया है। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं सारे दिन खटती रहूं और तुम सारा पैसा नशे में उड़ाते रहो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसी बातें करती हो लीला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। ये परिवार तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे एक मौका और दे दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लीला रोते हुए आंगन में चली गई और आंगन में लगे बेला के फूल तोड़कर डालिया में भर लिया। अचानक
अब मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं, जो इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो आगे भी नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। नौकरी भी चली गई, अकेले मेरे कमाई से कितने दिन घर चलेगा। क्यों ना गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं? लीला ने सारे फूलों का गजरा बनाया, उनको कपड़े में लपेटा और अपनी कोठी की तरफ चली गई। वहां जाकर, मैडम ये फूल और गजरे आप लगाकर देखना, अच्छे होंगे तो पैसे दे देना, वरना मैं वापस ले जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो, लीला ये इतने सुंदर गजरे कहाँ से लाई थी? क्या हुआ मैडम? ये तो मैंने खुद ही बनाए थे। अब से तू रोज मुझे ऐसे ही 4-5 गजरे दे जाया कर। मेरी किट्टी की फ्रेंड्स को भी ये बहुत पसंद आए। पैसे मैं दे दूंगी तुझे। लीला बहुत खुश हुई। क्यों ना मैं फूलों की मंडी से जाकर फूल ले आऊं और गजरों का ही धंधा शुरू कर दूं। यही सोचकर लीला दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर फूलों की मंडी गई और वहां से खूब सारे बेला के फूल रिक्शे पर लेकर आई। पूरा घर बेला के फूलों से महक उठा। काम पर से वापस आकर उसने पूरे दिन गजरे बनाए और सुबह सुबह ही अपनी गली के नुक्कड़ पर बेचने लगी। वो अपनी मैडम के लिए रोज गजरे ले जाती थी। गजरे ले लो, गजरे ले लो, 10 रुपए का एक गजरा, बेला के फूलों का गजरा। 10 बजते बजते उसके सारे गजरे बिक गए। वो बहुत खुश थी। सारे पैसे लेकर घर आ गई। काम पर गई तो, मैडम जी आज से मैंने भी अपना धंधा शुरू कर दिया है। किसी को गजरों की जरूरत होगी तो बताइएगा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? आज तो 500 रुपए मिल गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों में वाकई लीला के गजरे की बिक्री काफी बढ़ गई। अब तो उसे लगने लगा कि अकेले वो काम नहीं संभाल पाएगी। एक दिन, अम्मा अब तुम भी दुकान पर बैठा करो। बच्चों को कौन देखेगा? वो भी हमारे साथ जाएंगे। तुम वही बैठकर गजरे बनाते रहना। हम 12 बजे तक गजरे बेचने का काम करेंगे। उसके बाद काम पर जाएंगे। इतनी देर से काम पर जाओगी तो वो लोग रखेंगे? हाँ, वो मैंने बात कर ली है। कुछ ही महीनों में लीला का गजरे का धंधा बहुत बढ़िया चल निकला। पैसे भी अच्छे आने लगे थे। अब वो टेम्पो से फूल लाती थी। उसने दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन लीला कभी रमेश को अपने पैसे नहीं देती थी, ना ही उससे पैसे मांगती थी। उसने पैसे इकट्ठे करके एक घर भी खरीद लिया। रमेश कूटता रहता था। रमेश ने देखा कि लीला का काम जितना ही अच्छा चल रहा है, वो उतनी ही चिड़चिड़ी होती जा रही है। वो तो सुबह ही अपने काम पर चला जाता था। एक दिन, लीला, मैं दिन भर काम करके थक जाता हूँ, घर आकर भी आराम नहीं मिलता है। सुबह सुबह ही पूरे घर में खटर पटर शुरू हो जाती है। नींद भी पूरी नहीं होने देती तुम। देखो रमेश, तुम कहीं और जाकर रहना चाहते हो तो चले जाओ। मेरा काम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उस रात रमेश उसके रखे हुए पैसे अलमारी से निकालकर घर से चंपत हो गया। लीला रोती रही पर कुछ कर नहीं सकती थी। रात को जब सब सोए थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? खोलो मैडम। लीला ने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग रमेश को घायल अवस्था में लेकर आए थे। उसके सिर में खून बह रहा था और वो नशे की हालत में था। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए। उनके जाते ही उसने एक बाल्टी पानी उसके सिर पर डाल दिया। तब उसको होश आ गया। लीला, मुझे माफ कर दे और ये ले अपने पैसे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर अपने परिवार से दूर नहीं रह सका, इसीलिए मैंने नशा किया और उसी नशे की हालत में गिरकर घायल हो गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे धंधे में ही हाथ बटाओगे। कुछ दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और अब वो सेठ रमेश बन गया था।